ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये क्लास 11th का चैप्टर है। तो एनिमल्स को क्या होते हैं, एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं मेटाजोन्स। मेटाजोन्स क्या होता है? मेटाजोन्स दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक मेटा और एक जोन्स, जिसमें मेटा का मतलब होता है मल्टी और जोन्स का मतलब होता है एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो मल्टी सेलुलर हो, जो बहुत से सेल से मिलके बने हो, यानी मल्टी सेलुलर। एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। हम सब ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम में ही तो आते हैं। और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है जब हम लोग एक एनिमल को और प्लांट को कंपेयर करते हैं? काफी सारी चीजें, पर कुछ कॉमन चीजें क्या है? हम लोग हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। होलोजोइक का क्या मतलब है? होलोजोइक का मतलब हम पहले इंजेक्शन करते हैं, डाइजेशन करते हैं और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। ऐसा नहीं है डाइजेस्टेड फूड ले लेते हैं और उसी से तुरंत एनर्जी, ऐसा नहीं होता है। तो होलोजोइक यानी पहले इंजेक्शन, फिर उसके बाद डाइजेशन और फिर उसके बाद एनर्जी ले लेते हैं। होलोजोइक क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हेटेरोट्रॉप्स क्या है? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर इसमें सबसे स्टार्टिंग वाली चीज होती है टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन। ठीक है, कॉमन ओरिजिन को पहले बाद में समझेंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having intercellular spaces with filled with intercellular substance called matrix। इस लाइन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी ऐसे सेल्स जो जिनका बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम है, ऐसे सेल्स का ग्रुप। ठीक है, ऐसे सेल्स का ग्रुप, और इन सेल्स के बीच में कुछ स्पेस पाया जाता है। ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। इस इंटरसेल्युलर स्पेस में कुछ सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसे कहा जाता है इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। इस इंटरसेल्युलर सब्सटेंस का नाम होता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स का, फाइबर्स का और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का। तो हम लोग कहाँ पे थे कि इंटरसेल्युलर स्पेस में भरा हुआ होता है इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। और ये मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है? ये मैट्रिक्स बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन का और म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का। ये सेलुलर नहीं होता, ये नॉन सेलुलर होता है, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। अब टिश्यूज, ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद इसमें एक लाइन लिखी है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम विच इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स। ठीक है, एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और ये सब मिलके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। इसमें एक और चीज होती है कि इनका एक कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन ओरिजिन होता है। कॉमन ओरिजिन का क्या मतलब होता है? कॉमन ओरिजिन का क्या मतलब होता है? देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जब स्पर्म और ओवा मीट करते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो एक सिंगल सेल बनता है विच इज कॉल्ड जाइगोट। ठीक है, तो जो जाइगोट बनता है, फिर आगे जाके जाइगोट डेवलप करता है, तो डेवलप करते करते ये क्या बनाता है? आगे जाके एम्ब्रियो। जाइगोट डेवलप करते करते आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है। तो इसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में एम्ब्रियो अपने आप को 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेता है। वो 3 लेयर्स क्या है? वो 3 लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यही 3 लेयर्स, इन 3 लेयर्स को साथ में कहा जाता है जर्म लेयर्स। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियो अपने आप को 3 जर्म लेयर्स में डिवाइड कर लेता है विच इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। यही एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म यानी जर्म लेयर्स आगे जाके बॉडी के सारे पार्ट्स बनाएंगी। और इसी का मतलब होता है कॉमन ओरिजिन, यानी कि अगर कोई बॉडी का पार्ट एक्टोडर्म से मिलके बना है तो हम कहेंगे उसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल ओरिजिन। अगर वो मीजोडर्म से मिलके बना है तो कहेंगे उसका ओरिजिन है मीजोडर्मल। अगर वो एंडोडर्म से बना है तो कहेंगे उसका ओरिजिन है एंडोडर्मल ओरिजिन। जैसे कि हमारे ब्लड को बोले, पूछे कोई ब्लड का ओरिजिन क्या है, तो ब्लड का ओरिजिन है मीजोडर्मल। वो मीजोडर्म से बना है ब्लड, इसीलिए वो मीजोडर्मल ओरिजिन का है। अब टिश्यूज को मिली हम लोग 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जिसका जैसा स्ट्रक्चर होता है वो वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसी बेसिस पर टिश्यूज को 4 कैटेगरीज में हम लोग रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, जिसे प्यार से एपिथेलियम भी बोला जा सकता है। एपिथेलियल टिश्यू, जैसे एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसका फंक्शन या इसका स्ट्रक्चर? देखो, इसको एक बिल्डिंग से रिलेट कर सकते हैं या कमरे से। आप जिस भी कमरे में बैठे हो, जो भी बिल्डिंग होती है, उसकी जो रूफ होती है यानी छत, वो किसी को क्या देती है?
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कवरिंग देती है, जो भी धूप बारिश होती है उसको अंदर आने से रोकती है, यानी कि प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम करती है। वो छत की तरह काम कर रही है ना। जो छत है वो प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम कर रही है। ठीक ऐसे ही जो एपिथीलियम होती है वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम कर रही है। हमारे स्किन के ऊपर भी एपिथीलियम है। अब स्किन के ऊपर एपिथीलियम है तो क्या कर रही है, बॉडी को प्रोटेक्शन और कवरिंग देने का काम कर रही है, और लाइनिंग भी करती है। इसका लाइनिंग का मतलब मैं आगे बताऊंगी। लाइनिंग का मतलब बेसिकली होता है जब किसी चीज़ को वो अंदर से कवर करे, अंदर से। जब बाहर से कवर करे तो कवरिंग, लेकिन जब अंदर से कवर करे, अंदर से उसकी एक लाइन, एक परत बनी हो, तो उसे कहा जाता है लाइनिंग। आगे मैं इजीली अच्छे से बताऊंगी। फिर एक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि एक बिल्डिंग में रॉड्स तैयार की जाती है, फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है रॉड्स का, ताकि बिल्डिंग को सपोर्ट दिया जा सके। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू का भी काम होता है बॉडी में सपोर्ट और लिंकेज प्रोवाइड करना। फिर अ, अ, फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, जैसे एक बिल्डिंग में लिफ्ट काम करती है इधर से उधर जाने में, वही काम हमारी बॉडी में होता है, यानी कि मूवमेंट का काम, मूवमेंट और लोकोमोशन। अच्छा, मूवमेंट और लोकोमोशन में एक डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि मूवमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी जगह पे खड़े होके सिर्फ बॉडी पॉस्चर चेंज कर रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, तो मूवमेंट कर रही हूँ मैं। लोकोमोशन का क्या मतलब है कि बॉडी पॉस्चर तो चेंज ही हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मेरी बॉडी पोजीशन भी चेंज हो रही है। पहले मैं यहाँ थी, अब मैं यहाँ आ गई। मान लो पहले मैं यहाँ थी और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई, तो अब क्या हुआ, बॉडी पोजीशन ही चेंज होगी पूरी तरीके से। तो इसे कहा जाता है लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट का क्या मतलब होता है, मूवमेंट का सिंपली मतलब है कि जब आप अपनी बॉडी के सिर्फ पॉस्चर को चेंज करें। ठीक है। फिर आता है न्यूरल या नर्वस टिश्यू। न्यूरल या नर्वस टिश्यू क्या होता है, बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। जैसे एक क्लास टीचर अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता है ना, वैसे ही हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स क्या हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, और नर्वस या न्यूरल टिश्यू क्या हो गया, बॉडी का टीचर हो गया, जो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये 4 मेन टाइप्स के टिश्यू थे, जिसमें सबसे पहले होता है एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू अगर हम लोग इसको ब्रेक करें ना, तो हमको इसके नाम से ही मतलब पता चल जाएगा। क्या मतलब पता चल जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक एपी और एक थीलियल। एपी का मतलब होता है, मतलब एपी का मतलब तो पता ही है कि अबव, और थीलियल का मतलब होता है टू ग्रो या टू रेस्ट। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू ये क्या करते हैं, ये दे ऑलवेज रेस्ट अपॉन सम अनदर सेल। ये हमेशा किसी दूसरी सेल के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एपिथेलियल टिश्यू दिखते कैसे हैं। मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू बॉडी में प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम करते हैं। अब बॉडी में प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम कर रहे हैं अगर, तो आप खुद ही सोचो कि इनको बहुत पास पास होना चाहिए कि दूर दूर होना चाहिए। ये सेल्स पास पास रह के अच्छे से प्रोटेक्शन और कवरिंग कर पाएंगे कि दूर दूर रह के प्रोटेक्शन और कवरिंग अच्छे से कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जब सेल्स पास पास होंगे, एकदम पास पास, ऐसे एपिथेलियम के सेल्स जब एकदम पास पास होंगे, अब इसके स्ट्रक्चर पे मत जाना, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बना रही हूँ। तो एपिथेलियम के सेल्स जब एकदम पास पास होंगे ऐसे, तभी अच्छे से प्रोटेक्शन और कवरिंग दे पाएंगे। और अगर पास पास हैं तो इनके बीच में मैट्रिक्स या कह सकते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंस बहुत ही कम होगा। तो यही एक प्रॉपर्टी होती है एपिथेलियम सेल्स की या एपिथेलियम की सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। ये सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, इनके अंदर बहुत ही कम इंटरसेल्युलर सब्सटेंस होता है, हमेशा किसी दूसरी सेल के ऊपर रेस्ट करते हैं। ठीक है, किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर रेस्ट करते हैं। तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ना तो कैसा होता है, ये बना दी हमने एक नीचे लेयर। ठीक है, इस लेयर के ऊपर होते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स, ये जो मैंने लेयर बनाई है, ये वाली जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, जो लेयर बनाई है ना, ये एक मेम्ब्रेन है जिसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्या यही बेसमेंट मेम्ब्रेन वो टिश्यू है जिसके ऊपर एपिथेलियम रेस्ट करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन तो नॉन सेल्युलर होती है, सेल्स की बनी ही नहीं होती है। ये बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की और म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये हो गया एपिथेलियल सेल्स और इसके नीचे ये वाली
पेंसिल से जो थोड़ा बना है, ये होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किसकी बनी है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड की और ग्लाइकोप्रोटीन की, ठीक है। तो अब अगर इस, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करती है, लेकिन एक और बात होती है एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियम में, कि एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम में कि ये ए वैस्कुलर होती है। ए वैस्कुलर में ए का मतलब होता है ए वैस्कुलर, ए मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर, मतलब वेसल्स, यानी वेसल्स एब्सेंट होती हैं। अब अगर ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं तो इसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तब तो ये मर जाएंगी, लेकिन ये मरती नहीं है। क्यों? इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है? देखो, इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाया जाता है हमेशा कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हाईली 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 वैस्कुलर होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये मैं बना रही हूँ, ब्लड वेसल्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू हाईली वैस्कुलर होता है, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो एपिथेलियम को कैसे ब्लड पहुंचेगा? ब्लड नहीं पहुंचता है, क्योंकि तो वो ए वैस्कुलर है। क्या पहुंचता है? ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होके पहुंच जाते हैं एपिथेलियम में, और एपिथेलियम को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो क्या एपिथेलियम में नर्व सेल्स भी नहीं प्रेजेंट होते हैं? क्या एपिथेलियम में न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता है? नहीं, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और इसकी हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। जब हम लोग हाथों में भी देखते हैं ना कि हमारे ऊपर की एपिथेलियम झड़ रही है, झड़ती है, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी वो वापस भी आ जाती है। तो इसकी हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। जब हम लोग कभी कभी होता है